आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए कुछ टर्म डिफाइन करने हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे पहला टर्म हमारा है क्षेत्रफल वेक्टर, दूसरा टर्म हम लोग पढ़ेंगे घनकोण के बारे में, तीसरा टर्म है हमारा सतत आवेश वितरण, ये इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और चौथा है टर्म जो विद्युत फ्लक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। तो पहले हम लोग आज शुरू करते हैं पहले क्षेत्रफल वेक्टर से। तो क्षेत्रफल वेक्टर देखिए, पहले इसके पहली जो क्लास आपने पढ़ी होंगी 9-10 तक, तो उसमें एरिया को हमेशा एक अदिश राशि माना गया है और अदिश राशि में दिशा का कोई अर्थ नहीं है। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर लगा दिया गया, इसका मतलब है कि इसमें दिशा को भी शामिल किया गया है। तो अब जब हम कक्षा 12 में जब भी हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे, तो उसमें जो एरिया वेक्टर यूज होता है उसमें एक दिशा भी होती है। तो दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग एक ए के ऊपर जो क्षेत्रफल हमारे जो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर हमें एक तीर लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो ए एन कैप जो लिखा है, ए एन कैप, ए तो उसका परिमाण हो गया इस क्षेत्रफल वेक्टर का, और एन कैप हो गई उस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। अब दिशा को हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि जहां एन कैप पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक वेक्टर है। यानी अगर कोई पृष्ठ अगर है हमारे पास, जैसे कोई भी पृष्ठ हो सकता है, वो गोली भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। तो अगर कोई भी पृष्ठ है, उसका अगर टोटल अगर एरिया अगर ए है, तो इसके लंबवत दिशा में जो डायरेक्शन होगी वो तो कहलाती है एन कैप। और जो क्षेत्रफल वेक्टर जो लिखा जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे एन कैप ए। इस प्रकार से अगर कोई आयत है या वर्ग है, तो इसकी दिशा में, इसकी लंबवत दिशा में जो डायरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे एन कैप, जो कि क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करती है। और चूंकि एन कैप एक एकांक वेक्टर है जिसका परिमाण 1 होता है। तो अब जरा बात कीजिए पहले कि क्षेत्रफल वेक्टर बन कैसे गया। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं, जैसे अगर कहीं मान लो इसी को अगर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में इसको मिटा करके दूसरा चित्र जरा देखो, तो इस एरिया वेक्टर के बारे में पूरी बात समझ में आ जाएगी कि इसको वेक्टर कैसे लिया गया है। जैसे अगर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष को बना लें और उसमें ये कोई प्लेन ले लेते हैं हम लोग, प्लेन हमारा हो गया ये, और उसका नाम जरा कोनों पे लिख देते हैं ए बी सी और डी। ये है, इसकी लंबाई हम लेते हैं एल है और ये है बी। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? क्षेत्रफल तो इसका केवल हो जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी हो जाएगा। लेकिन जब हम एरिया वेक्टर को जब दिखाएंगे तो ए के ऊपर तीर लगा देंगे और एल के ऊपर भी आप तीर को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये दो वेक्टर बन गए। और इसका मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। तो जब भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसकी दिशा क्या होती है, ये हम लोग वेक्टर पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में, कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि आर कोई वेक्टर है जो ए क्रॉस बी से मिलकर के बना है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन हमेशा आर की डायरेक्शन जो होती है वो ए व बी, ए और बी वेक्टर दोनों के लंबवत। ये तो याद आ रहा है
कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसको हम ए और बी दोनों के लंबवत दिखाएंगे। तो जैसे अगर यहां पर भी अगर ए यानी ये हमारी ए हो गई, ये हो गई बी, तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इसका मतलब है कि किसके लंबवत होगा, ए और बी दोनों के लंबवत। तो ये इसका मतलब ए जो डायरेक्शन है, ए का मतलब लेंथ एल की डायरेक्शन एक्स अक्ष में है और बी की जो डायरेक्शन है वो वाई अक्ष में है। तो ए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, जेड। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पृष्ठ के लंबवत होगी। जैसे अगर कोई पृष्ठ अगर ऐसे लेते हैं तो उसके लंबवत दिशा होगी। लंबवत ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो जितने भी हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर लेते हैं तो उसमें पृष्ठ की में जो डायरेक्शन होती है क्षेत्रफल वेक्टर की, वो 2 डायरेक्शन हो सकती हैं, ऊपर तरफ भी हो सकती है, नीचे तरफ भी हो सकती है। अगर ऐसे है तो ये आगे की तरफ भी होगी और पीछे की तरफ भी होगी। तो इस प्रकार से। और एक दूसरा पृष्ठ होता है जो 3 डायमेंशनल होते हैं, जिसको हम लोग बंद पृष्ठ कहते हैं। तो 2 डायमेंशनल वालों को खुला पृष्ठ कहा जाता है, जिसमें आयत, वर्ग, वृत्त ये सब आते हैं। और जो 3 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं, जैसे क्लोज्ड पर जितने भी पृष्ठ होते हैं, जैसे उसकी बात हम लोग करते हैं, गोला है, एक क्यूब है, क्यूबाइड है, यानी घन और घनाभ जो होते हैं, या फिर कोई भी कोण हो सकता है। कोण का मतलब शंकु, या कोई बेलन हो सकता है। तो जो 3 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं उसमें क्षेत्रफल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक ही होती है। उसमें 2 नहीं हो सकते, एक अंदर तरफ एक बाहर की तरफ। उसमें डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ ही ली जाती है। तो इसमें हम चित्र बना करके आपको दिखाएंगे। तो इससे ये पता चला हमको इतनी पूरी कहानी से कि क्षेत्रफल वेक्टर एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उस पृष्ठ के लंबवत होती है। वो पृष्ठ के लंबवत ऊपर तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, या केवल बाहर की तरफ होगी। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो आकृति दी गई है, जो भी पृष्ठ है हमारा, वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर 2 पृष्ठों की हम लोग बात करेंगे। एक पृष्ठ बात करेंगे जो 2 डायमेंशनल होते हैं, आयत, वर्ग, वृत्त की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं टू डी फिगरों की। 2D जो पृष्ठ होंगे, 2D पृष्ठ जैसे आयत, ये सबको पता है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, ये सब 2D फिगर होते हैं। तो इसको हम खुला पृष्ठ भी कह सकते हैं। ये खुला पृष्ठ होते हैं। तो इसमें अगर डायरेक्शन से दिखानी होती है, तो जैसे अगर हम ये कहें कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, प्लेन हम ले लेते हैं एक्स वाई कोई प्लेन ले लिया। अब इसमें ये कहें कि इस पर बताई जा रहा है क्षेत्रफल वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी जो क्षेत्रफल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या लिखी जाएगी, इसका जो एरिया होगा, इसका जो भी क्षेत्रफल होगा ए, और उसकी डायरेक्शन को क्या दिखाएंगे इस चित्र के अनुसार। हमने बताया है कि उस पृष्ठ के लंबवत, तो पृष्ठ हमारा कैसा है, एक्स वाई तल में रखा हुआ है। तो एक्स वाई तल के लंबवत कौन सी डायरेक्शन होगी, जेड। और जेड की दिशा में एकांक वेक्टर, ये हम लोग जानते हैं कि ये के कैप होती है। के कैप एक्स की दिशा में आई कैप और वाई की दिशा में जे कैप। तो इसकी हम लोग एरिया वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन को पृष्ठ के लंबवत अगर दिखाएंगे तो पृष्ठ के लंबवत कौन सी डायरेक्शन होगी, जेड अक्ष की डायरेक्शन खींच सकते हैं। तो ऐसे टेढ़ा खींचेंगे तो लगेगा नहीं कि लंबवत है। इसलिए आपको केवल एक इमेजिन करना है कि अगर हम
पृष्ठ के लंबवत डायरेक्शन खींच रहे हैं और वो पृष्ठ हमारा एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो उसके लंबवत जो डायरेक्शन होगी, लंबवत ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। जैसे कि इसमें फिगर जरा देखो, हम प्लेन हम इसमें न ले, एक्स वाई प्लेन न लेकर के हम अगर लेते हैं एक्स और इधर ले लेते हैं वाई और इधर ले लेते हैं जेड, और हम प्लेन को लेते हैं एक्स वाई प्लेन को इधर ले लेते हैं, एक्स वाई प्लेन को हम इधर बना लेंगे ऐसे। अब कहें जरा इसमें, अब बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे क्षेत्रफल वेक्टर लिखा जाएगा। तो हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत, तो पृष्ठ के लंबवत जो पूछे तो कहां जाएगा डायरेक्शन, जेड अक्ष की दिशा में। तो इसका मतलब है कि इस तरफ जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसका मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इसका तो परिमाण हो गया, और डायरेक्शन भी दिखानी है। डायरेक्शन वाला जो है एन कैप जो लिखा होता है लंबवत दिशा में एकांक वेक्टर, तो इसकी दिशा में पृष्ठ के लंबवत दिशा में कौन सी हो गई, वाई जेड एच, और जेड एच की दिशा में एकांक वेक्टर क्या होता है, के कैप। अगर इसी को नीचे तरफ करने के लंबवत हम ऊपर नीचे खींचेंगे तो नीचे खींच दीजिए, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब हम इसको लिखेंगे एरिया वेक्टर को माइनस ए तो परिमाण हो गया, और माइनस ये हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्लस की दिशा में लेंगे या माइनस दिशा में लेंगे तो चिन्ह उसका बदल जाएगा। तो इस प्रकार से, जैसे अगर हम दूसरा एक चित्र ले सकते हैं, और इसको अगर हम ये मान लेते हैं कि ये x है और ये चलिए z इधर ले लेते हैं, इधर है y, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि ये आप बताइए जरा, हम ये एक सर्कल रखा हुआ है, सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया तो वैसे निकालेंगे जैसा निकाला जाता है, जिसका भी एरिया निकाल रहे हैं। एरिया निकालने का कोई नया फार्मूला नहीं है, जितने भी हमने फार्मूले पढ़े हैं अभी तक एरिया निकालने के। अगर आयत का एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करनी है, स्क्वायर का निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर देना है, एरिया वृत्त का निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से कोई भी आकृति हो और उसमें उसका एरिया निकाल लें, तो एरिया अगर हम मान लेते हैं ए है और उस कहा जाए जिसका क्षेत्रफल वेक्टर दिखाई किस डायरेक्शन में होगा, तो क्षेत्रफल डायरेक्शन कैसी होगी, जब एक्स वाई प्लेन में हमारा ये वृत्त रखा हुआ है, एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में जब हमारा वृत्त रखा हुआ है तो इसका लंबवत दिशा कौन सी होगी, वाई एच की दिशा में। भाई तीनों एक्स एक्स वाई जेड एच परस्पर लंबवत होते हैं, तो इसकी डायरेक्शन वाई एच की दिशा में होगी। तो वाई एच की दिशा में इसका जो एरिया वेक्टर लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, वाई एच दिशा में इसका परिमाण हो गया क्षेत्रफल का, और वाई एच की दिशा में एकांक वेक्टर, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, जी। और अगर इसी के दूसरी दिशा में मान लीजिए हमने वृत्त ले लिया एक्स जेड प्लेन में, अब उसको वाई एच की दिशा में लेना है, तो ये लंबवत दिशा इधर तरफ भी होगी और नीचे की तरफ भी होगी। तो नीचे तरफ ले लेंगे तो फिर हम वाई एच की माइनस दिशा में लेंगे तो जे का जो मान आएगा वो माइनस में हो जाएगा, यानी एरिया वेक्टर इसका दिखाएंगे हम माइनस ए वेक्टर और माइनस जे कैप। तो इस प्रकार से जितने भी टू डायमेंशनल पृष्ठ होते हैं उसमें दो दिशाएं संभव हैं, यानी आप इसमें बात को शामिल कर सकते हैं कि जो खुला पृष्ठ होते हैं, देखिए इसमें लिख देते हैं एक लाइन हम, खुला पृष्ठ का मतलब 2D फिगर जितने हैं, खुला पृष्ठ, खुले पृष्ठ में क्षेत्रफल वेक्टर इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर की
दिशाएं होती हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगर हम खुले पृष्ठ यानी केवल एक 2D पृष्ठ की बात करेंगे तो उसकी डायरेक्शन दो हो सकती है और दोनों सही हैं, दोनों को लिया जा सकता है। लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल फिगर की जब बात करेंगे तो 3 डायमेंशनल फिगर यही हमको जरूरत है गॉस थ्योरम में। तो जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं इसका मतलब बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ में कैसे हम क्षेत्रफल वेक्टर को प्रदर्शित करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले इसको मिटा दिया जाए। अगर 3D अगर कोई पृष्ठ ले रहे हैं, 3D कोई पृष्ठ है, जैसे ये कौन से पृष्ठ होते हैं मालूम है आपको, इसमें तीनों दिशाएं हों। तीनों दिशाएं किसमें होंगी, घन में होंगी और बेलन में होंगी या शंकु में होंगी और गोला। ये सब जो है 3 डायमेंशनल फिगर कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ कहा जाता है 3 डायमेंशनल फिगर को। तो जब बंद पृष्ठ होगा तो डायरेक्शन किस तरफ लेंगे, तो देखिए जरा, इसको चित्र के माध्यम से समझ में आएगा कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब हम इसमें ये कहें कि हमारे पास एक क्यूब है, एक अब इसमें ये कहें कि अब बताओ जरा, इस पृष्ठ में जो ऊपर में 6 पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ होंगे ना, चारों दिशाओं में होंगे, 1 2, इसके पीछे वाला 3 4, ऊपर नीचे वाले 5 6। इस प्रकार 6 पृष्ठ होते हैं। किसी भी क्यूब की बात करेंगे यानी घन की बात करेंगे तो 6 पृष्ठ होंगे। तो 6 पृष्ठ में क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर हम इस पृष्ठ की जब बात करें ऊपर वाले की, तो इस पृष्ठ यानी इस पृष्ठ की बात हो रही है। अब इसमें कहा जाए क्षेत्रफल वेक्टर जरा बनाओ, किस तरफ बनाएंगे, तो क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो नीचे वाला यानी पृष्ठ के अंदर जो लंबवत रेखा होगी वो डायरेक्शन नहीं लेते हैं हम लोग बंद पृष्ठ में क्षेत्रफल वेक्टर की। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी बंद पृष्ठ होगा तो उसमें क्षेत्रफल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा बाहर की तरफ ली जाएगी। क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ लेंगे, ऊपर तरफ लेंगे, नीचे तरफ लेंगे तो फिर वो नहीं मानी जाएगी और वो गलत हो जाएगा फिर। तो इस जैसे इस वाले पृष्ठ की बात करें, इस वाले पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इसमें इस पृष्ठ की जब बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन देखिए क्या हो सकती है, इस पृष्ठ की जो बाहर की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन होगी तो वो ऐसे होगी, बाहर ऐसे। तो उसको हम लोग इस प्रकार से दिखा लेते हैं। क्योंकि ब्लैक बोर्ड में केवल 2 डायमेंशनल फिगरों को बनाया जा सकता है। 3 डायमेंशनल फिगर बनाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच करके बनाते हैं, क्योंकि इसमें केवल लंबाई चौड़ाई ही दिखाई जा सकती है। तो उसको आपको केवल इमेजिन करना है कि किस टाइप की डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई जा रही है। जैसे ये पृष्ठ हो गया, इसके बाहर तरफ खींच सकते हैं हम लोग। इस पृष्ठ की बात करेंगे, इस पृष्ठ की जब बात करेंगे तो इसको हम लोग बाहर तरफ खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से
ये पृष्ठ के लंबवत बाहर तरफ जो दिशा होगी वो हम बंद पृष्ठ के लिए लेंगे। और इसी प्रकार से दूसरा फिगर देख लीजिए, अगर हम बेलन की बात करें कि यहां पर कोई बेलन रखा हुआ है, अब कहा जाए जरा इसमें बताओ डायरेक्शन क्या होगी क्षेत्रफल वेक्टर के। इसमें दो टाइप के पृष्ठ हो गए, दो समतल पृष्ठ हो गए ये, और एक हो गया वक्र पृष्ठ। तो समतल पृष्ठ होगा तो बाहर तरफ डायरेक्शन होगी, अंदर तरफ नहीं लेंगे। बंद पृष्ठ में हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर डायरेक्शन बाहर की तरफ ले जाती है पृष्ठ के लंबवत। इधर अगर लेते हैं तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी क्षेत्रफल वेक्टर की। अगर यहां लेते हैं, गोल है पूरा ऐसे, इधर 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 कहीं भी ले सकते हैं, तो ये जो बाहर कर्व पृष्ठ होगा, जो कर्व सरफेस होगा, यानी इसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ, इसमें क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन उस पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी। ठीक, जैसे अगर हम दूसरा फिगर देख सकते हैं, और जैसे अगर हम ये कहें कि नहीं हम गोला लेंगे, गोले कैसे लेते हैं हम लोग, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो इसमें अगर कोई गोला लेते हैं, सर्कल नहीं लेना है, स्फीयर लेना है, और स्फीयर अगर ले रहे हैं तो स्फीयर को हम लोग किस प्रकार दिखाते हैं, चलिए अच्छे स्फीयर बीच में हमने ये बना दिया, तो ये स्फीयर जैसा लगने लगा ये। अब हम कहेंगे जरा इसके जरा पृष्ठ पर दिखाओ जो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन दिखाना है तो पृष्ठ के लंबवत, और ये हम लोग मैथ में पढ़े कि जब भी किसी भी गोले के पृष्ठ पर अभिलंबवत रेखा जाती है तो वो हमेशा कहां से होकर के जाती है, उसके वृत्त के या गोले के केंद्र से होकर के जाएगी, ये डायरेक्शन, ये क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। अगर हम कहें कि नहीं यहां पर बताओ, तो ये भी केंद्र से होकर के जाने वाली डायरेक्शन जो होगी वो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इधर की बात करेंगे यहां पर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं इसमें, क्योंकि सभी पृष्ठ के लंबवत दिशाएं होंगी। तो इस प्रकार से जितने भी बंद पृष्ठ होते हैं उसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर तरफ लेते हैं। तो ये पॉइंट इसमें जरा नोट कर लें और उसको याद रखें कि बंद पृष्ठ या बंद पृष्ठों के लिए क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर, बंद पृष्ठों के लिए क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ बाहर की ओर लेते हैं। बंद पृष्ठों के लिए क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ लेते हैं, अर्थात बंद पृष्ठों के लिए केवल एक ही दिशा होती है। ये पॉइंट है इसमें। जबकि इसके पहले हम लोगों ने 2D वाले पृष्ठों में देखा कि उसमें दो दिशाएं हो सकती थी, आगे भी और पीछे भी, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन जो बंद पृष्ठ होंगे उसमें केवल बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगी उस पृष्ठ की, उस दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब है कि उसमें दो दिशाओं को नहीं दिखा सकते हम लोग, एक ऊपर तरफ दिखा दें, एक अंदर तरफ दिखा दें। अंदर वाली दिशा को नहीं कंसीडर करते हैं हम लोग,
थ्री डायमेंशनल फिगरों में। तो ये बात थी हमारी क्षेत्रफल वेक्टर की। और अब हम इसके आगे दूसरा जो टर्म है हमारे पास घन कोण, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा घन कोण। तो घन कोण का क्या मतलब है, पहले तो हम लोग ये जान लें। घन कोण से मतलब है कि सर कोई भी गोली पृष्ठ, गोली पृष्ठ का मतलब किसी भी गोले से काट करके निकाला गया कोई पृष्ठ। जैसे अगर हम कोई भी एक गोला ले लें, गोला लेना है आपको, वृत्त नहीं लेना है, गोला ले करके और उसका इतना हिस्सा अगर काट दे तो हमको आकृति कैसी दिखेगी कटे वाले हिस्से की। ये जो हिस्सा जो दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, वो इस तरीके से दिखेगा हमको। देखिए एक कटोरी जैसी आकृति दिखेगी वो ऐसी, ये। और इस जो पृष्ठ हमारा गोली पृष्ठ है उसका कहीं केंद्र भी होगा यहां। तो इस गोली पृष्ठ जो हिस्सा है हमारा, उसके द्वारा जो कोण बनेगा इस केंद्र पर, यानी उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं ऐसे। ये सभी बिंदुओं, किनारे किनारे के सब बिंदुओं को अगर हम इस केंद्र O से मिला दें तो यहां जो कोण बनेगा इस जगह, वो कोण हमारा कहलाता है डी ओमेगा, या ओमेगा कह सकते हैं। पूरा पृष्ठ के कारण निकालेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, अगर छोटा पृष्ठ है उसका भाग ले रहे हैं पूरे पृष्ठ का तो डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कोण बना हुआ है, इस कोण को हम कहते हैं घन कोण। तो परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि किसी गोली पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। अब कितना मान होगा इसका, तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये जो क्षेत्र, ये पूरा गोला था जिसका एरिया था हमारे पास A, टोटल एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगा करके निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर करके निकालेंगे। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का क्षेत्रफल। तो यहां पर ये हमने पूरा गोला नहीं लिया, उसका कोई एक भाग लिया, तो वो भाग हम मान लेते हैं TA है, और उसकी जो त्रिज्या है वो है R। तो कितना कोण बनेगा ये, तो इसके लिए एक फार्मूला बन जाता है डी ओमेगा इज इक्वल टू DA अपान R स्क्वायर। इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि किसी भी गोली पृष्ठ, जरूरी नहीं है कि पूरा गोला ही हो, उसका एक भाग हो सकता है, उस भाग का क्षेत्रफल है DA और त्रिज्या है R। तो DA यानी उस पृष्ठ का क्षेत्रफल और त्रिज्या के स्क्वायर का अनुपात, ये देखा गया कि ये एक नई राशि प्राप्त होती है, उसको नाम दिया गया है डी ओमेगा। इसको हम लोग घन कोण कहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि नहीं, अब हम जरा पूरे गोले के लिए निकालेंगे, तो क्या हो सकता है, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण कितना हो जाएगा। तो अब पूरा गोला ले लिया हमने, इसलिए इसको ओमेगा बराबर, अब यहां पर पूरा क्षेत्रफल उसका, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये जानते हैं कि जो टोटल जो क्षेत्रफल होता है एरिया का, गोले के एरिया का, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चाहे तो इसकी जगह हम लोग पहले A अपान आर स्क्वायर, तो पूरा एरिया उसका, तो पूरा एरिया हमने ले लिया, उसका एरिया का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है 4 पाई। ये एक पॉइंट है जिसको हम लोग याद रखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ अगर लेंगे
उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 4 पाई बनता है। तो देखिए ये भी एक 3 डायमेंशनल एक पृष्ठ है, और 3 डायमेंशनल के लिए जो पूरा जो कोण आता है केंद्र पर वो आता है 4 पाई, और जबकि अगर 2 डायमेंशनल अगर फिरा हो तो पूरा वृत्त के लिए जो कोण आता है कि एक पूरे चक्कर लगाने में कितना कोण घूमेगा, तो वहां पर 2 पाई आता है। तो ये पॉइंट हमको याद रखेंगे, इसके आगे हमको जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये तो बात हो गई कि घनकोण का मान पूरा कितना होगा, उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, इसको नोट कर लें पहले। मिटा दें, ओके। अब इसमें दूसरी बात, इसमें एक और चीज समझनी है कि अगर कोई भी पृष्ठ अगर हम लें इस प्रकार से, ये कोई पृष्ठ है जो बिंदु O से R दूरी पर है, ये दूरी है उसकी R, तो इस पृष्ठ द्वारा आंतरिक कोण कितना होगा, यहां पर जो ये जो कोण बनेगा वो कितना होगा, इसका मान भी हम लोग जरा ज्ञात करेंगे। तो अगर हम देखिए ये OP मान लेते हैं पॉइंट है कोई, तो OP दिशा में ये दूरी अगर हम R मान लें, तो OP दिशा में अगर एकांक वेक्टर मानते हैं, अगर n कैप है OP दिशा में एकांक वेक्टर, क्योंकि अभी हमने जो फिगर बनाया था वृत्त वाला, देखिए ध्यान दीजिए, गोले वाला फिगर बनाया था, उसमें देखिए अगर इसके यहाँ पर अगर हम खींचेंगे तो उसकी डायरेक्शन हमेशा केन से होकर के बाहर तरफ जाएगी, इधर n कैप होगी, और जो पृष्ठ खींचेंगे वो भी, क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे वो भी n कैप की डायरेक्शन में होगा। भाई पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, तो पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वो हमेशा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा की दिशा में जाएगा, और n कैप ये पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में ये भी होगा। जबकि यहां पर देखो ये OP दिशा में एकांक वेक्टर है, यहां पर ये अगर हम P पॉइंट मान लेते हैं तो O ये हो गया OP दिशा में एकांक वेक्टर n कैप लिया हमने, क्षेत्रफल वेक्टर भी a कैप हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि OP दिशा में एकांक वेक्टर तो हमने n कैप ले लिया, और इस पृष्ठ पर जो अभिलंब खींचेंगे वो क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत होगा, यानी उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी दिखेगी हमको, यानी पृष्ठ के लंबवत। पृष्ठ अगर ऐसा है, तिरछा रखा हुआ है, तो इसके लंबवत डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है उसके बीच का कोण अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो यहां पर तब डी ओमेगा का मान कितना होगा, जबकि यहां पर दोनों अगर n कैप और a कैप दोनों की दिशा में होते थे तब तो फार्मूला हमको पता था कि यहां पर फार्मूला हमने निकाला था डी ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर, यानी यहां पर अगर कोई छोटा क्षेत्रफल लेते हैं जिसका एरिया a है, dA है, इसका एरिया dA है, तो dA अपॉन r स्क्वायर हो गया। यहां पर जो ले रहे हैं वो उसका एरिया अगर हम मान लेते हैं dA इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो dA पृष्ठ का को ही इसको परिमाण के सामने लिख लेते हैं हम लोग, dA वेक्टर हो गया, छोटा क्षेत्रफल लिया हमने। अब इस पृष्ठ द्वारा इस बिंदु O पर आंतरिक घनकोण कितना होगा, तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में पहले इस पृष्ठ का प्रक्षेप बनाएंगे, ऐसे
तो जितना इस पृष्ठ के प्रक्षेप द्वारा अंतरित कोण होगा उतना ही इस पृष्ठ द्वारा होगा। तो अब ये पृष्ठ चूंकि देखिए इस ओपी लाइन के लंबवत हो गया ये, तो इसका मतलब क्या है कि इसी दिशा में अब क्षेत्रफल वेक्टर भी जाएगा इस डॉटेड वाले एरिया का। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं कि लंबवत दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा डीए का, इस दिशा में डीए कॉस थीटा। तो घनकोण का जो मान लिखा जाएगा वो हम लोग लिखते हैं, उसकी थोड़ी भाषा लिख लें पहले। क्या लिखा जाएगा, यदि एन कैप व डीए के बीच का कोण थीटा है तो पृष्ठ अवयव, ये पृष्ठ अवयव है लिया, छोटा क्षेत्रफल लिया है, पृष्ठ अवयव डी ओमेगा डीए द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण डी ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे हम लोग डी ए, इसका प्रक्षेप इस डायरेक्शन में क्या होगा, डी ए कॉस थीटा, ये इसका प्रक्षेप निकलेगा। तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। या इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू डी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर ये जो फार्मूला निकाल करके हमने लिखा है निकाल करके, तो इसकी जरूरत हमको गॉस थ्योरम के डेरिवेशन में पड़ेगी, इसलिए इसको याद भी रखेंगे। और दूसरी चीज ये है कि इस फार्मूले की मदद से हम चाहे जिस दिशा में एकांक वेक्टर हो डी ओमेगा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान ली दोनों एक ही दिशा में अगर होते एन कैप और डी ए वेक्टर, तो क्या होता, थीटा जीरो होता, थीटा जीरो हो जाता है, इसका cos जीरो का मान 1, और इसके पहले जो सूत्र लिखा गया था डी ओमेगा और डी ए अपान आर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अगर एंगल 30 होता तो cos 30 का मान रखते, 45 होता 45 का मान रखते, जो भी एंगल होगा वो अगर मान लो ये लंबवत हो जाए, बिल्कुल पृष्ठ को ऐसे रख दें हम, तो डी किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो एन कैप की दिशा से अगर 90 डिग्री अगर कोण बनाता तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो कोई घन कोण नहीं आंतरिक होगा उस पृष्ठ द्वारा। तो इस प्रकार से ये घनकोण के फार्मूले आपने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमको जानना है घनकोण का मात्रक क्या होता है। तो घनकोण का मात्रक, अब देखिए यहां पर इस सूत्र से तो लग रहा है कि क्षेत्रफल है आर स्क्वायर है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, कोई मात्रक नहीं बना। तो उसी हिसाब से देखा है मात्रक तो नहीं होगा, इसका विमा नहीं होगी इसकी, लेकिन मात्रक इसका एक है घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, मात्रक तो इसका होता है, जबकि इसकी कोई विमा नहीं होती है। घनकोण एक विमाहीन राशि है। तो इसको नोट कर लें, और उसके बाद हम लोग एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आवेश का वितरण कैसे होता है। अगला टॉपिक हमारा सतत आवेश वितरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
इसका मतलब है कि जब किसी भी वस्तु को आवेश जब दिया जाता है तो वो तीन प्रकार से बट जाता है। या तो लंबाई की दिशा में बटेगा, जिसको हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश वितरण, या उसके पूरे पृष्ठ में बट जाएगा, उसको कहा जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और या तो उसके आयतन में बटेगा, पूरे में आयतन बटेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग आयतन आवेश वितरण। अगर हम रेखीय आवेश वितरण की बात करेंगे तो अगर मान लो कोई भी तार है, जैसे एग्जांपल देखें, जैसे अगर हम ये देखें चित्र में, अगर कोई भी तार ले लिया तो उस पर आवेश बिल्कुल एकदम ऐसे है, एक समान रूप से बटा हुआ लंबाई की दिशा में, और उसकी टोटल लंबाई अगर L है और टोटल इस पर चार्ज है Q, तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश है? तो एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसी को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। एक नया टर्म डिफाइन किया गया है कि किसी भी तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा इक्वल टू सूत्र क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैम्डा इक्वल टू लिखा जा सकता है Q अपान L। ये तो इसका फार्मूला है, सिंपली एकदम सिंपल सा फार्मूला है। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। और अगर इसका मात्रक लिखना चाहें तो लैम्डा का मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक सूत्र से पता चल रहा है, मात्रक इसका आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, कूलाम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर वही जो आवेश अगर पृष्ठ में बटा हुआ है तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है? जैसे अगर हम इसको देखें चित्र में, हम लोग दिखा सकते हैं इसको, चलिए यहीं पर देख लेते हैं। ये कोई गोलीय पृष्ठ हो सकता है या कोई समतल पृष्ठ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश टोटल एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह, तो इस पर जो आवेश अगर Q है टोटल, और इसका जो एरिया है इस पृष्ठ का वो अगर A मान लें, उसका एरिया कितना मान लें A, तो एक भाई टोटल एरिया में आवेश है Q, तो एकांक एरिया में कितना हो जाएगा? Q अपान A। इसको हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू सूत्र इसको लिख सकते हैं Q अपान A, ये इसका फार्मूला है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका सिग्मा का? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और तीसरा है हमारे पास, जब हम आवेश को आयतन में बटा हुआ मानते हैं कि पूरे आयतन में आवेश बट गया है। जैसे आयतन में अगर मान लो कोई गोला है और उस गोले में सब जगह अंदर बाहर, पृष्ठ की बात करेंगे तो कोई पृष्ठ में गोला अगर होगा तो पृष्ठ में ही होगा, और अगर यहाँ पर अगर पृष्ठ में है, ये चालक और अचालक ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई गोली चालक है, चालक पदार्थ है अगर गोली, तो उसके हमेशा चालक पदार्थ पर आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर ही रहता है। और अगर अचालक कोई गोला है तो उसमें जो आवेश दिया जाएगा वो पृष्ठ में केवल नहीं रहता, वो पूरे आयतन में बट जाता है। तो यहाँ जो बात हो रही है आयतन आवेश वितरण की, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एकांक आयतन में कितना आवेश है। तो एकांक आयतन उपस्थित आवेश को हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू, आयतन आवेश वितरण को रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इक्वल टू हो जाता है Q अपान V। V यहां पर आयतन है, तो मात्रक इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? रो का मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब या घन मीटर होता है। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें जिनको जानना है हमको, जिससे आगे के जो डेरिवेशन करने हैं हमको गॉस
के प्रमेय के अनुप्रयोग वाले, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। तो वहां पर कोई समस्या ना आए, इसके लिए हमको ये टर्म याद रखने हैं। और अब हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में और गॉस की प्रमेय क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक होगा हमारा। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है।